एयर पोल्यूशन जो है वो बड़ा ही एक प्राइम इशू है, तो एयर पोल्यूशन जो हमारी सिटीज़ में है, हम उन्हें किस तरह मिनिमाइज़ कर सकते हैं? देखिए, एयर पोल्यूशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जी। आपने तो एक लफ्ज़ कह दिया, इसके मैं 3 हिस्से करता हूँ ताकि आसानी से बात समझ आ जाए। पहला हिस्सा है पार्टिकुलेट मैटर का, कि ज़र्रात कहाँ से आते हैं, जिसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, डीज़ल के सूट पार्टिकल्स हैं। अब डस्ट को मिनिमाइज़ करना है तो हमें ग्रीनरी ज़्यादा करनी पड़ेगी, सड़कों को पुख्ता करना पड़ेगा, कच्ची सड़कें ख़त्म करनी पड़ेंगी। या ग्रीनरी हो या आपकी पुख्ता सड़कें हो तो डस्ट कहाँ से आएगी? नहीं आ सकती। ठीक है? अब दूसरा हिस्सा है इसमें गैसेज़ का, जो टॉक्सिक गैसेज़ हैं। वो ज़ाहिर है कि जो आउटडेटेड व्हीकल्स हैं उनसे आ रहे हैं, जो पुराने इंजन हैं वो उनसे आ रहे हैं, और जो ऐसी कार्स हैं जिनमें प्लाटीनियम के कन्वर्टर लगे होते हैं ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड ना आए, उनका रवाज ज़्यादा पड़े, और कम से कम फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन हो, और जो इंजन है वो अप टू डेट हों, ताकि अनबर्न्ड गैसोलीन ना आए। ये पहली शर्त है। तीसरा ऐसा बायो पोल्यूटर्स का है कि उसमें माइक्रोब्स कहाँ से आ जाते हैं। तो माइक्रोब जो है ज़ाहिर है कि हॉस्पिटल एनवायरनमेंट से आते हैं, जहाँ से इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हैं, बीमार लोग हैं, हम वहाँ से फैलते हैं। लेकिन ये तीनों मिलकर फिर चीज़ बनाते हैं, इसमें ह्यूमिडिटी भी आती है। तो अब ज़ाहिर है कि मेन अगर हम 2 चीज़ों को कंट्रोल कर लें, गैसियस पोल्यूशन टॉक्सिक वो कंट्रोल हो जाएँ, और पार्टिकुलेट मैटर जो जनरेट होता है, जो डस्ट होती है, डस्ट तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं उससे भी, उनकी जो जनरेशन है उसको कंट्रोल किया जाए। तो ये इनपुट हम कम कर लेंगे, बाकी हवा तो कॉमन है। हमने कंट्रोल कर लिया किसी साथ वाले मुल्क से, साथ वाले शहर से पोल्यूटेड हवा के रुख पे आ गए, वी कांट कंट्रोल इट। तो ये ग्लोबल इशू है, ये एक शहर का इशू नहीं है। जो चीज़ सांस हम लेते हैं वो तो हमारे इख्तियार में नहीं है कि उसमें क्या-क्या चीज़ें पहुँच चुकी हैं। ये जो हमने जनरेट किया वो किसके सांस को, रेस्पिरेशन को ख़राब करेंगी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए ये ग्लोबल इशू है, और इसीलिए इसमें ज़्यादा स्ट्रेस भी दिया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं, उनके लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में कितनी है? हाँ, में इत्तेफ़ाक से मैंने 5-7 लोगों को पीएचडी भी कराई। जी, जी। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जो हमें मिलती रहेगी मुस्तक़िलन। जी, जी। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ़सल तो ख़त्म हो जाते हैं, या पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, ज़ख़ायर ख़त्म हो जाते हैं, तो पता नहीं दोबारा हमारे मुल्क से निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, ये जहाँ पे इस वक़्त जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे डिप्लीट हो जाते हैं, हम क्या करेंगे? लेकिन अगर हम प्लांट्स बेस पे आते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट्स के जो फालतू हिस्से हैं जो हम फूड के तौर पे नहीं यूज़ करते, उनसे हम अगर अल्कोहल बनाएँ, बायो हाइड्रोजन बनाएँ, तो वो तो ज़ाहिर है कि हर साल ग्रो कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। जिस पे बेसिक काम हो चुका है, स्टडीज़ हो चुकी हैं, हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे माइक्रोब्स हैं जो प्लांट के उन हिस्सों से जिनको हम फूड के तौर पे नहीं इस्तेमाल करते, सेलुलोज़ है, जो उनके पत्ते हैं मसलन, उनसे एथेनॉल भी बना रहे हैं, उनसे बायो हाइड्रोजन भी बना रहे हैं, और उसको ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में काम हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का। और हमारा मुल्क में तो ख़ास तौर पर जो सूरज की रोशनी है, ये भी एनर्जी है। अब इस तरफ लोगों का रुझान हुआ जब बिजली बहुत महंगी हुई, तो वरना हम तो कब के कह रहे थे कि इतनी एनर्जी अब मुफ्त में हमें मिल रही है। मैं क्लासेस में कहा करता था, ये हीट नहीं है, ये गर्मी नहीं है, ये अज़ाब नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है। हमें एनर्जी है, इसको हम कन्वर्ट करके इस्तेमाल करें। और अब लोग सोलर की तरफ भी आ चुके हैं, और ज़ाहिर है